लीजिए, हम पहुंच गए हैं उस क्षेत्र में, उस राज्य में जिसके साथ हमारा लगाव बचपन से ही है। हमारे बचपन का दोस्त, बहुत ही अजीब दोस्त, बिहार का रहने वाले हैं। अब उन्हें तो हम जान लिए, पर बिहार कभी नहीं देखे। गंगा मैया की जय, बिहार भी देख ही लेंगे। आप जानते हैं, हम सुने हैं बिहार का हर घर का एक ना एक सदस्य आईएएस अफसर है। हम तो ये भी सुने हैं कि बिहार में गंगा मैया अलग ही रूप में है। अब बिहार का जो छवि हमें लोग दिखाए हैं, हमें बताए हैं, हम क्या समझेंगे ये आपको बाद में बताएंगे। पहले बिहार घूम तो लें, लोगों से मिल तो लें, गंगा मैया के दर्शन कर तो लें। इस एपिसोड में मैं आपको लेकर चलूंगा गुरुद्वारा पटना साहिब, सिख धर्म के 5 पवित्र तख्तों में से एक। देखूंगा फेमस बिहार म्यूजियम में प्राचीन और अद्भुत कलाकृतियां। जानूंगा अनूठी मधुबनी चित्रकला के बारे में। गंगा किनारे बसे एनआईटी कॉलेज के स्टूडेंट से होगी एक मजेदार मुलाकात। और चखूंगा बिहार की पॉपुलर स्वीट्स, खाजा, गाजा और लाई। उत्तर प्रदेश के बनारस के बाद मेरा अगला पड़ाव था बिहार की राजधानी पटना। बनारस और पटना के बीच की दूरी है लगभग 280 किलोमीटर, यानी अप्रॉक्सीमेटली 280 किलोमीटर। बिहार की राजधानी पटना के इतिहास को अगर देखें तो पता चलता है कि इस शहर ने कितने रंग देखे हैं। तभी तो किसी ने इसे सीट ऑफ पावर कहा, तो ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज ने इसे ग्रेटेस्ट सिटी ऑन अर्थ कहा। गुरुद्वारा श्री पटना साहिब सिख आस्था से जुड़ा एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है। यह स्थान सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म स्थल है। सिख धर्म के 5 तख्त बहुत ही आदरणीय, बहुत ही पवित्र माने जाते हैं, जिनमें से एक है ये तख्त श्री हरमिंदर सिंह पटना साहिब। वो सुबह अनमोल होती हैं जिनका आगाज एक सकारात्मक सुर से हो। तो बस यूं समझ लीजिए कि आज की मेरी सुबह बस कुछ ऐसी ही है। आज का दिन मेरा शुरू हुआ यहां पटना साहिब गुरुद्वारे से। जहां हवा में सुकून फैलाते गुरबानी के ये स्वर, आस्था से सर ढके जमीन पर बैठे ये लोग जिनके चेहरे पर एक विश्वास है, एक शांति है। अब ऐसे वातावरण में सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी कैसे ना हो। तख्त श्री पटना साहिब या श्री हरमिंदर जी पटना साहिब सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह के जन्म स्थान और गुरु नानक देव और गुरु तेग बहादुर सिंह की पवित्र यात्राओं से जुड़ा है। आनंदपुर जाने से पूर्व गुरु गोबिंद सिंह के शुरुआती साल यहीं बीते थे। यहां गुरु गोबिंद सिंह के जीवन से संबंधित अनेक वस्तुएं रखी हुई हैं। इस गुरुद्वारे को
महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था। अच्छा ये बताइए कि ये गुरुद्वारा पटना साहिब क्यों इसकी इतनी मान्यता है, क्यों दूर दूर से लोग खासकर सिख जो हैं वो यहाँ पर आते हैं? देखिए, सबसे पहले गुरु साहब जी की फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ऐसा है कि गुरु नानक देव जी महाराज जो सिखों के सबसे पहले गुरु हुए हैं और उन्हीं का अवतार हुए हैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जो 10वें गुरु हुए हैं। गुरु नानक देव जी महाराज का जो प्रकाश स्थान है वो हम सभी जानते हैं, वो पाकिस्तान में पड़ता है। वहाँ पे सिख श्रद्धालुओं की इतनी पहुँच नहीं है कि वो आम आदमी भी वहाँ जा सके, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होते हैं। और गुरु गोबिंद सिंह महाराज का ये जन्म स्थान है, तो लोगों के मन अंदर ये श्रद्धा पैदा होती है कि गुरु नानक देव जी महाराज का भी जन्म स्थान यही है और गुरु गोबिंद सिंह महाराज का तो जन्म स्थान है ही है। और गुरु साहब जी ने यहाँ पे जन्म लिया और 7 साल तक यहाँ ठहरे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ पे आप अंदर देखते हैं गुरु साहब जी का फोटो लगा हुआ है, वहीं पे गुरु गोबिंद सिंह महाराज का जन्म हुआ था 22 दिसंबर सन 1666 ईस्वी में। बहुत बहुत शुक्रिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लंगर, जिसको महाप्रसाद भी कहा जाता है, ये लंगर गुरुद्वारे में आने वाले हर इंसान के लिए खुला रहता है। यहाँ बिना किसी भेदभाव के सबको बहुत प्यार से लंगर खिलाया जाता है। आज मैंने ये लंगर खिलाया भी और इसे खाया भी। आप जानते हैं, इसमें श्रद्धा और मोहब्बत इतनी मिली होती है कि ऐसा स्वाद आपको और कहीं नहीं मिलेगा। माना जाता है कि गुरुद्वारे में आपकी भक्ति यात्रा तभी पूरी होती है जब आप कड़ा प्रसाद लेते हैं। इस प्रसाद का महत्व उतना ही है जितना गुरु ग्रंथ साहिब के सामने अपना शीश झुकाने का है। सफर कैसा भी हो, उसका अपना ही एक रंग है। अब आज को ही देख लीजिए, मेरा दिन शुरू हुआ तख्त पटना साहिब से और अब मैं जा रहा हूं पटना के फेमस बिहार म्यूजियम को देखने। मुझे बताया गया कि यह म्यूजियम 2015 में खोला गया था और इसका आर्किटेक्चर जापान और इंडिया के आर्किटेक्ट्स ने डिजाइन किया। बिहार म्यूजियम में बहुत सी गैलरीज हैं, तो चलिए इतिहास और कला के इस संग्रहालय को जरा करीब से देखते हैं। हाय मोमिता। Hi. राजीव, हाय। Yes, welcome to Bihar Museum. Thank you. It's a orientation gallery. It's kind of an introduction. आप समझ लो introduction के तौर पे। ये सारे वेट्स है आपका हड़प्पन का, हड़प्पन सिंध सभ्यता का। And these are the Mauryan terracottas. ये कब का है ये? ये आपका 2000 BC का है। तब कमाल ये कमाल की building- चीजें हैं तो यहाँ पे, है ना? Yes, एकदम प्री हिस्ट्री से लेके 4 लाख BC से लेके Correct. और 18th सेंचुरी तक के आर्टिफैक्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो यहाँ पे है ये सारे खंजर है आपका मुगल एरा के हम लोगों का। अच्छा, नहीं वो बुद्धा बहुत कमाल के लग रहे हैं ना? दिस इज वन ऑफ द एक्सकावेटेड साइट जो नालंदा के पास है। हम लोगों ने जो इंस्टैक्ट होते हैं जैसे रहता है उसको उस हिसाब से माउंटिंग के थ्रू रखे हैं यहाँ पे। करेक्ट। तो यू कैन सी। मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अच्छा किया, मतलब कम से कम इसको नकली तो नहीं बनाया। नहीं नहीं नहीं, मॉडर्न आर्ट है ना? सब हाँ ये बर्तनों मॉडर्न का इस्तेमाल बर्तनों का इस्तेमाल है। उन्होंने दिख एक रहा है, चक्र बनाए हैं बेसिकली, माइक्रोवेव ये सब के साथ वहाँ पे होंगे। तो बाल्टी, और ये बाल्टी ये सब इस्त्री के डब्बे। डब्बे। ये पता नहीं कारीगरी जरा सुंदर है या महिला बहुत जरा सुंदर है? ये तो दोनों ही कारीगर का काम है ना? देखने के हाँ। ये एक सिंगल स्टोन से बना हुआ है और इसका एक स्टोरी भी है। इनको हम लोगों ने एक गंगा के किनारे से मिला है, तो ये ऐसे उलट के उल्टा हुआ था। उसमें वॉशरमैन यूज टू कीप वॉश क्लॉथ्स इसके ऊपर। इसके ऊपर। लवली। एंड लोग कहते हैं इनको ये मोनालिसा ऑफ इंडिया फॉर हर स्माइल। ये प्रतिमा नदी के तट पर कीचड़ में दबी हुई थी। ये देखिए,
प्रॉपर रिब्स के बहुत सारे सबके साथ, पत्थरों के अंदर मतलब एंड द फिंगर्स यू विल सी। और आगे होगी एक यादगार मुलाकात 2 अवार्ड विनिंग मधुबनी आर्टिस्ट से, और एनआईटी कॉलेज स्टूडेंट से होगा एक फन फील्ड बातचीत का सेशन। They first participated in a school online round and then they moved on to the district round. After that, they moved on to the state and union territory round and then preliminary round at the Doordarshan studios और वहाँ पर भी ये लोग जीते। Amazing. Incredible. It's a game of nerves. Recycling. Wrong. It's a game of knowledge. Green Revolution. Is correct. बिहार म्यूजियम में उनकी आर्ट गैलरी बहुत ही खास है। यहाँ खूबसूरत मधुबनी पेंटिंग्स हैं और उन्हें देखना किसी भी आर्टिस्ट के लिए एक बहुत ही सुखद एहसास है। मधुबनी चित्रकला या मधुबनी पेंटिंग्स क्या हैं, कहां से आई, कैसे शुरू हुई, कौन बनाता है इन्हें, ये सारे सवाल मेरे मन में थे और मैं इनके जवाब ढूंढने लगा। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताइए, मैंने ना बचपन से मुझे मालूम था मधुबनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग। जी, मधुबनी पेंटिंग कहाँ से आती है? कहा जाता है कि जब राम भगवान की शादी हुई थी उस समय जनक जी जो सीता के पिताजी थे, उन्होंने पूरे मिथिला राज्य को चित्रकला से सजाया था, जो कि प्राकृतिक रंगों से बना था। वहीं से इस मिथिला लोक चित्रकला का शुरुआत हुआ है। इसमें सर आप देख रहे हैं ये मिथिला चित्रकला बेसिकली अभी जो है सो वो 3 अलग अलग स्ट्रीम्स में है, भागों में है, जिसमें एक गोदना पेंटिंग भी कहा जाता है। और पहले ये गोदना हाथों पे, शरीर पे महिलाएं गुदवाती थी और बाद टैटू में कह सकते हैं? टैटू कह सकते हैं सर आप उसको। और वही जो है सो बाद में पेंटिंग के रूप में लोग उसको चित्रित करने लगे। तो मैं बता दूं आपको कि ये टैटू का जो फैशन है ना जी, ये अब का नहीं है जी, ये परंपरा से ये है। परंपरा से है। कला जो है सदियों से चली आ रही सदियों है। से चली आ रही है। और महिलाओं के ऊपर टैटू हुआ महिलाओं के करते थे। ऊपर। जी, क्या कहूँ, उत्तम कार्य है। मधुबनी शैली की ही दूसरा स्वरूप है सर, ये इसको भरनी लोक चित्रकला बोलते हैं, जिसमें कलर को चित्रों में लाइन के माध्यम से नहीं, कलर फिल करने के माध्यम से बनाते हैं। ये पारंपरिक चित्रकला है और इसको कोहबर कहते हैं। कोहबर? जी, ये बेसिकली जब शादी होती है मिथिला में, तो नवविवाहित जोड़ी को 4 दिनों तक एक घर में रखा जाता है, उसको कोहबर घर बोलते हैं। उसी के पूरब दिशा की दीवार पे ये चित्र बनाया जाता है। कमाल है ना। देखिए बिहार, आपने 3-4 पेंटिंग का नाम लिया जिसमें 3 तो महिलाएं थी जी, और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर भी महिलाएं बैठ के बना रही हैं। जी, आपसे मिलवाते हैं सर। ये नमस्कार, है नमस्ते। दुलारी देवी हैं, जिनका आप चित्र देखे हैं। ये हाँ, भरनी वाला, लोक राज्य चित्रकला है। पुरस्कृत। जी। अरे, तो आपने कब शुरू किया ये बनाना? कौन सी उम्र में आपको याद है? बहुत छोट हम लोग थे तो मजदूर का काम करते थे, तो 6 महीना ट्रेनिंग की। उसके बाद वैसे करते करते जो मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट मधुबनी में खुला, उसके बाद हमको बहुत ये सोर्स मिला आगे बढ़ने का। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं मधुबनी जिला रामनगर की रहने वाली हूँ। जी। और ये कब आपको लगा कि मुझ में ये कला है, मुझे ये शुरू करना चाहिए? मुझे बचपन से ही इसका शौक था। जी। 1980 में हम जितवारपुर गए तो देखे रेमंड नाम का एक अंग्रेज थे, उन लोगों का पेंटिंग देख रहे थे। हमने क्यों ना हम भी बनाना शुरू कर दें, मेरा भी पेंटिंग बिकेगा। यही जुनून मेरे अंदर में जगा। तो वहाँ से लेकर वो लड़की को आज राज्य पुरस्कार मिला। हाँ, वर्ष 6-7 में हमको राज्य पुरस्कार मिला है जी। और फिर 10 में हमको जयपुर में नेशनल ट्रॉफी मिला है। अरे वाह। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बिहार से अगर मैं कुछ यादें लेके जाऊँगा ना, तो वो आप दोनों के जो तजुर्बे हैं, आप दोनों की यादें हैं, वो लेकर जाऊँगा। अच्छा, अब ये बता दें कि आप दोनों बना कर रहे हैं, आप क्या बना रही हैं अभी? नाव पर राधा के लेके जा रहे हैं कृष्ण जी राधा को लेकर जा रहे हैं। हाँ। तो अभी ये, और इसमें खूब रंग डाले हैं आपने।
जी, रंग हमको बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए रंग डाले हैं। रंग इन्हें बहुत अच्छा लगता है और रंग आपकी पेंटिंग में बहुत खूबसूरत लगता है। आप क्या बना रही हैं? ये मिथिला चित्रकला है। इसमें हम कुछ अपना व्यथा जो है, जो हमारे बेटियों पे होता है, बेटियों को देख करके होता है, वो व्यथा मैं प्रकट करती हूँ कि हमारे यहाँ बेटियों का कदर, दहेज जो है वो बहुत बेकार कर दिया है। जी। कितनी भी सुंदर गुणवान बेटी है तो उसके पीछे दहेज है। जब लड़कियां आप जैसे लोगों को देखेंगी तब उन्हें इस बात का ज्ञान मिलेगा, उस बात का उन्हें एहसास होगा कि हम खुद लड़कियां बोलेंगी कि उस परिवार में नहीं जाएंगी जहां दहेज मांगा जाता है। मैया कमहले सरी है, कहाँ है माही। बिहार के किसी गांव में अगर आप जाएंगे तो वहां मिट्टी के घरों की दीवारों पर कुल देवता, हिंदू देवी देवता, फूल पेड़ के चित्र आपको देखने को मिलेंगे। ये सब मधुबनी चित्रकला है। रंगोली से शुरू हुई यह कला अब कपड़ों, दीवारों, कागजों पर भी देखने को मिलती है। मधुबनी चित्रकला की 2 अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट से मिलना और उनकी कला और जिंदगी को समझना मेरे लिए एक बहुत ही यादगार तजुर्बा रहा। तो इतिहास और कला के इस संग्रहालय के बाद मेरा रुख बदला नमामि गंगे द्वारा गंगा को साफ रखने के प्रयत्नों पर। मुझे बताया गया कि पटना शहर के लिए सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में SBR यानी सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर की तकनीक से वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जा रहा है। इस तकनीक की एक और खास बात है कि इसमें कम जमीन इस्तेमाल होती है। 43 mld की कैपेसिटी वाला ब्योर STP इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। सीवेज को SBR बेसिन में लेंगे। SBR को हम लोगों ने 4 टैंक है SBR के, जिसमें से चारों में प्रोसेस होता रहेगा। उसके बाद इसमें सारा ट्रीट करने के बाद वाटर जो है वो इसके डिकेंटर होते हुए ये क्लोरिनेशन टैंक में जाएगा और वहाँ से क्लोरीन ऐड करने के बाद हम लोग इसको डिस्चार्ज करेंगे। पटना का व्यूअर सीवरेज पाइपलाइन नेटवर्क अपने आप में एक भविष्य की सोच वाला प्लान है, जो कि 1140 किलोमीटर लंबा है। ये सीवरेज नेटवर्क हाउस टू हाउस कनेक्शंस प्रोवाइड करेगा और इससे लोगों को सेप्टिक टैंक बनाने के झंझट से छुटकारा मिलेगा और साथ में ये जमीन के पानी को कंटामिनेट होने से रोकेगा। सीवरेज सिस्टम मल जल प्रणाली जिसको बोला जाता है आम भाषा में, उसके द्वारा घर का पानी, शौचालय का मल, बाथरूम का यूज़ किया हुआ पानी, किचन का इस्तेमाल किया हुआ पानी, ये सारा पानी पाइपलाइन के द्वारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक लेके जाया जाता है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में इस पानी को विभिन्न तकनीकों से साफ किया जाता है। ये स्वच्छता अभियान नमामि गंगे द्वारा गंगा नदी को पटना में साफ रखने के लिए एक बड़ा कदम है। गंगा के तट पर बना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT, जहां आज मुझे वहां के स्टूडेंट से बातचीत करने का न्योता आया। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इंटरैक्टिंग विद देम। अब जानते हो मैं यहाँ पे क्यों? यस सर। किस लिए हूँ? ऑफ कोर्स बोला आपने, क्यों? रग रग में गंगे कि हाँ, रग रग में गंगा शो तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि आपका जो कॉलेज है, खूबसूरत कॉलेज, यस सर, ठीक गंगा के सामने है ना? यस सर। तो आपका कॉलेज बन जाता है बहुत ही खास। तो एक तो कारण वो है कि आपका कॉलेज गंगा के पास में है। दूसरा कारण ये है कि मैंने सोचा जब मैं बिहार में आया, मैंने कहा यार बिहार से कैसे मिलूँ? हम पहली बार बिहार आए हैं बाय द वे। आपको पता है कि कितनी बड़ी ताकत हो आप लोग? यस सर। है अप्रॉक्सीमेटली 70 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया में यूथ ही है। यूथ की है ना? 70 करोड़ पॉपुलेशन आपने बोला रफली, वो हमारे यूथ की है, युवाओं की है। तो सोचो अगर ये 70 करोड़ लोग, युवा, अगर सिर्फ एक दूसरे का हाथ पकड़ने तो कितना करिश्मा कर सकते हैं अपने देश में, है कि नहीं? यस सर। तो अभी जब मैं गंगा में चला तो मैंने देखा कि यार गंगा इंपॉर्टेंट क्यों है। मुझे लगा कि यार हम लोग इतनी बात करते हैं गंगा के बारे में, गंगा ऐसी है, गंगा के बारे में, गंगा सबसे लंबी नदी है, गंगा बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए। हमारा काम सिर्फ इतना है, अवेयर करना। लेट्स हियर इट फ्रॉम द वुमन। Actually, basic problem is lack of consensus.
जानकारी नहीं है लोगों में तो अवेयरनेस कर सकते हैं। अपने ही घर से शुरुआत करनी चाहिए कि अगर हमारे घर में पूजा होती है तो लेट्स नॉट उसको नहीं फेंकें। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग, हम लोग डेली आते हैं चाय पीने के लिए, तो वो चाय का कप प्लीज़ होल्ड करें, डस्टबिन तक डालें। आप जैसे लोगों से थोड़ी सी ज़्यादा अपेक्षा करते हैं हम लोग, क्योंकि आप बिल्कुल गंगा के बाजू में। तो मैं बिहार में आया, बिहार की एक अलग सी छवि है। बाहर जाओ तो जाने से पहले आप बिहार जा रहे हैं? बिहार जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं। संभल के रहिएगा, नहीं बहुत पहले वो संभल के रहिएगा, ऐसे मत घूमिएगा। कितना अजीब होता है कि मैं जब यहाँ पर आया और लोगों से मिला, इट इज़ टोटली डिफरेंट। सो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ये भी मालूम है कि बिहार के अंदर आई थिंक जो इंटेलेक्चुअल जो है ना, क्या बोलते हैं, जो गढ़ है वो बिहार में है। हम गलत तो नहीं ना अगर हम कहें कि ऑलमोस्ट हर घर से कोई ना कोई IAS ऑफिसर, पूरा हिस्ट्री बिहार में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ डू यू फील अबाउट योर कॉलेज, और आपको कैसा लगता है कि आप ठीक गंगा के बारे में? We are blessed to live over here, sir. Actually, in the summers we feel very cold breezes of the Ganga. So yes, तो और ये खासकर मुझे बताया गया कि ये घाट अभी डेवलप हुआ है। Yes, sir. तो इसका कुछ फायदा हुआ? Safe and secure. हाँ, एक्चुअल में सेफ एंड सिक्योर हो गया है। इट वाज वंडरफुल इंटरेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू। आई डोंट थिंक कि आप लोगों को कुछ सिखाने या बताने की ज़रूरत है। आई थिंक आप मुझसे कहीं ज़्यादा जानते हैं। इट्स गुड टू एक्सचेंज आइडियाज एक्चुअल में, कि मैं कुछ सीख भी सकता हूँ आपसे, आप मुझे कुछ सिखा भी सकते हैं। आज यहाँ स्टूडेंट से मिलकर मुझे अपनी स्टूडेंट लाइफ याद आ गई। वो बेफिक्री के दिन, वो जोश के दिन, वो कुछ कर गुजरने के दिन, वो अकड़ के दिन, वो साधक के दिन। काश कोई लौटा दे मुझे वो बीते हुए दिन। ऐसा लगा आज वो दिन लौटे। मगर एक बात जो और मैंने महसूस की वो ये कि आज का युवा पहले से कहीं ज्यादा जागरूक है। ये ख्वाबों को हकीकत की जमीन पर उतारकर दम लेने वाला युवा है। और आगे होगा खाजा, गाजा और लाई का मीठा एहसास। तो दिन भर पटना घूमने के बाद, पटना का भ्रमण करने के बाद अब वक्त आ गया है कि मैं पटना की एक मीठी खासियत को चखूं। खाजा, गाजा और लाई, जो भी इनसे वाकिफ है, मैं जानता हूं उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। इतना सुना है इनके बारे में यहाँ आने के बाद कि अब इन्हें चखना बनता है भाई। नमस्कार। नमस्कार सर। खाजा, गाजा और लाई जी, ये बड़ी कमाल की है मिठाई। यस किस चीज़ की बनती है, क्या ये मैंने सुना? ये लाई रामदाना और खोवा की बनती है जी। बस उसमें दो ही चीज़ रहता है, लाई एक रामदाना आता है जी, और खोवा। हाँ, बस वही दो चीज़ से वही। बनता है। और खाजा क्या हुआ? खाजा सिलाव का मशहूर खाजा हुआ। अच्छा। सिलाव एक बिहार में जगह है राजगीर के पास जी, वहाँ का ये मशहूर मिठाई है सिलाव का खाजा जी। ये मैदा, रिफाइन और चीनी, बस इसमें तीन चीज़ रहता है। और गाजा? गाजा ये हुआ सर। ये गाजा हुआ जी। ये तो खाया हमने, चाशनी में डूबा हुआ होता है ना। जी जी। टेस्ट ये करिए। बहुत ज़्यादा है वो, मैं थोड़ा सा कम टेस्ट करता हूँ। करिए करिए। ये हुआ हमारा गाजा। देखो खाजा लाइए राजू जी। खाजा में तो मज़ा है। ये गाजा हुआ। गाजा हुआ सर। गाजा ये सिर्फ मैदा और चीनी और रिफाइन है। अच्छा। इसको 15 दिन तक भी रखिएगा तो ये खराब नहीं होगा विदाउट फ्रिज का। ये सिलाव का खाजा। इसको पूरा ऐसे करें और नहीं, खाएं। पूजा तो मैं दौड़ना पड़ेगा सुबह बहुत ज़्यादा मुझे। मैं थोड़ा लेता हूँ, थोड़ा अपनी टीम को खिलाऊंगा मैं इसके बाद। जी जी, हम टीम को खिलवाएंगे। सब मैसेज आ रहा पीछे, देखो उनके सबके चेहरे देखो अभी जी।
तो सोचते हैं कि जो एंकर होता है उसके बड़े मजे होते हैं। मिलेगा मिलेगा, आपको भी मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, आपको यहाँ आना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। काट के खाइए और बढ़िया लगेगा। तो लोग यहाँ से बाहर भी लेके जाते हैं जो आते हैं लोग बाग। ये आ गया हमारा लाई जी, ये है लाई। जो उन्होंने कहा कि तिल से नहीं, रामदाना और खोवा। रामदाना और खोवा से बनता है। इसको भी चख लेते हैं। अरे ये तो बहुत सॉफ्ट है, ये तो है। ये बहुत टेस्टी है। और ये फ्राई नहीं होता ना? नहीं, फ्राई नहीं होता है, ये सिर्फ रामदाना ये फल टाइप का होता है और खोवा फ्राई कर खोवा को भूंज कर खोवा में डाल के गोल गोल लाई के बाद दिया जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट है। ये भी बहुत कमाल है। वेरी गुड। तो काम कीजिएगा, मुझे लगता है कि 1-1 किलो पैक कर दीजिएगा सारे के सारे। जी सर। लेके जाएंगे मुंबई इसको। जी सर। तो जो लोग बिहार के हैं जो इस समय देख रहे होंगे हमें, जी जी जी, वो तो बहुत जल रहे होंगे। नहीं, बहुत खुश हो रहे होंगे कि अपना मिठाई देख रहे होंगे। वो जलेंगे क्यों आपसे? नहीं, जलेंगे तो मतलब कि उनको खाने को नहीं मिल रहा होगा ना। आप खा रहे हैं तो समझिए वो बैठ के खा रहे होंगे। चलिए तो आप और हम दोनों मजे उठाते हैं। देखिए आपके लिए मैं खा लेता हूँ। हाँ, सूरज ढलने लगा और पटना शहर के विभिन्न रंग देखते देखते ये दिन कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। मगर यहाँ पर अभी बहुत कुछ है और देखने को। तो पटना में मेरा आज का ये दिन यहीं खत्म होता है। बहुत ही खूबसूरत दिन था, अच्छे अच्छे लोग मिले, अच्छे अच्छी जगहों पर गया। पर आज जब मैं संग्रहालय में था तो यूं ही मन में एक ख्याल आया, और ख्याल ये आया कि बीता हुआ वक्त, बीता हुआ कल तो फिर भी अपने चिन्ह छोड़ जाता है, इमारतों में, कारीगरी में, अवशेषों में, लेकिन इंसान अपने चिन्ह कहाँ छोड़ जाता है। बहुत सोचा और फिर समझ में आया कि इंसान अपने चिन्ह अपने कर्मों में छोड़ जाता है। अब मेरे कर्म क्या चिन्ह छोड़ जाएंगे, इस पर विचार मुझे करना है। नहीं, आपको विचार करने की ज़रूरत नहीं है, ये ख्याल तो मेरे लिए था। हाँ, पर अगर आपको लगे तो सोचिएगा ज़रूर। ये एपिसोड तो यहीं ख़त्म हुआ। मैं चला इस एपिसोड से, पटना से नहीं। पटना में मेरा सफ़र अभी बाकी है। तो अगली मुलाकात तक आप जहाँ कहीं भी हैं खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। गुड नाइट, शब खैर।